Hello everyone, this is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. Today, uh, we are going to discuss about the second lecture for the protection of bus bar and the transmission line. In the previous lecture, we have already discussed about the protection of bus bar. Okay, today we are going to discuss about the transmission line. हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए टोटल तीन तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। एक है टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, दूसरा डिफरेंशियल एंड तीसरा डिस्टेंस प्रोटेक्शन, है ना। तो आज हम ये तीनों प्रोटेक्शंस के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक, बस बार के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, जो कि लेक्चर 1 में बताया गया था, है ना। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, और ये इसका लेक्चर 2। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत क्या है। अब देखिए, ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि पावर सिस्टम का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या होता है, जनरेशन। जनरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो क्योंकि जो जनरेशन है, मे भी हो सकता है कि बिहार में जो जनरेशन हो रहा है पावर का, वो बिहार से सप्लाई हो रहा हो पंजाब तक, है ना। तो बिहार से पंजाब जाने में इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, है ना। और वो डिस्टेंस में भी 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, अब जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो हर अलग अलग जगह पे, जैसे बिहार से पंजाब के बीच में अलग अलग स्टेट्स आएंगे, है ना। उनका अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, क्यों। अब मान लीजिए कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है ना। तो ये जो टेम्परेचर ज़्यादा कम है ये आपके कंडक्टर को इफेक्ट कर सकता है ना। तो कंडक्टर मेरे इफेक्ट होंगे, कंडक्टर अगर इफेक्टेड होंगे तो मे बी वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर ट्रांसमिशन लाइन, है ना। पहला कंडीशन, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब क्या है, दो वायर एक साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना। तो इस केस में ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन जब हम देते हैं तब हम ये कोशिश करते हैं कि जो इससे सबसे नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर है वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाए, ओपन हो जाए, है ना। जो सबसे नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट सीबी जो है या नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर है वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए, कि फॉल्ट मेरा आगे ना बढ़ पाए, है ना। अब देखो, इन केस ऑफ नियरेस्ट ब्रेकर, इन केस ऑफ नियरेस्ट ब्रेकर द फॉल्ट फेल्स टू ओपन, इफ द फॉल्ट फेल्स टू ओपन, बैकअप प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड, है ना। हमको एक बैकअप प्रोटेक्शन देना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पे गए, है ना, नियरेस्ट वाला ये था, ठीक, ये मान लो काम नहीं कर पाया किसी कारण से, तो उसका जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो वहाँ पे जरूर होना चाहिए, है ना। कि भाई अगर ये काम नहीं किया तो इसके बाद वाला जरूर काम करेगा, है ना। तो इसके लिए हमको बैकअप प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है। ठीक, अब देखो, द रिले ऑपरेटिंग टाइम शुड बी जस्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, है ना। जितना कम से कम हो, ठीक है, वो सबसे बेहतर होता है। ठीक, रिले का टाइम, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस प्रेजेंट अ प्रॉब्लम quite different from the protection of a station apparatus such as a generator, transformer and the bus bar protection. While differential protection, अगर हम बात करें differential protection की, तो ये सबसे आइडियल मेथड होता है ट्रांसमिशन लाइन को सेव करने का, है ना। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, दैट इज अ मोर एक्सपेंसिव, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ओनली द पायलट वायर्स, है ना। याद करो, हम लोग वहाँ पे एक पायलट वायर लगाते हैं और उन पायलट वायर के कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो उससे बचने के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन। लेट्स डिस्कस। अब अगर हम बात करें टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, है ना, सबसे पहला जो प्रोटेक्शन आपको आज पढ़ाया जाएगा वो है क्या, टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, है ना। तो इस प्रोटेक्शन में क्या बोला जा रहा है, इन दिस स्कीम द टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन
टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड, टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड, है ना, इसको समझने की जरूरत है। टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड, है ना। अब इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लो ये मेरा जनरेटर है ना, ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर है, उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ रही है ना। मान लो जनरेशन हुआ मेरा बिहार में, है ना, और ये लाइन पहुंच रही है कहां तक, पंजाब तक, है ना। तो मान लो यहाँ फॉल्ट आया, ठीक, यहाँ फॉल्ट आया तो उससे जो सबसे नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर होगा वो तुरंत के तुरंत क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप करा देगा कि ये फॉल्ट और आगे ना बढ़ पाए, है ना। अगर मान लो ये डी वाला काम नहीं कर पाया तो उसके बाद कौन काम करेगा, सी वाला काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये 0.5 सेकंड पे ट्रिप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 0.5 सेकंड पे ट्रिप नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट कौन ट्रिप करेगा, 1 सेकंड वाला। फिर 1 सेकंड वाला भी अगर मान लो ट्रिप नहीं हो पाया तो कौन ट्रिप करेगा, 1.5 सेकंड वाला। 1.5 वाला भी ट्रिप नहीं हो पाया तो कौन ट्रिप करेगा, 2 सेकंड वाला। इन बातों का ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टेक दिस टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, है ना। एक बात और है इसमें कि टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन के केस में एक सेकेंड, है ना, हम अलग अलग फीडर्स की बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग फीडर्स में कैसे टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन दिया जाता है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये वाला जो फीडर यहाँ पे शो किया गया है, इट इज द रेडियल फीडर, है ना। ये कौन सा फीडर है, रेडियल फीडर है, ठीक। ये कौन सा फीडर है, रेडियल फीडर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जनरेटर से सीधे लाइन निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, लोड के पास जा रही है, और कहीं भी ये लाइन ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे फीडर्स को हम लोग कौन सा फीडर बोलते हैं, रेडियल फीडर्स बोलते हैं, ठीक। रेडियल फीडर के केस में ऐसे टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक, कि इसमें टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन है उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ईच रिले इज फिक्स्ड, है ना, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग टाइम को क्या करके रखा है, फिक्स्ड करके रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत, है ना, फिक्स्ड करके रखा है ना। तो अब इसके कारण क्या होता है कि मान लो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जब फॉल्ट आती है तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। देखो, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट, है ना। इसके फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड पे ये इंडिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि फॉल्ट करंट जैसा आपने दिया वैसा वो काम करेगा, फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि भाई रेडियल मेथड में तो ठीक है, लेकिन और सारे मेथड में, अब हम लोग रिंग मेन सिस्टम की बात करें या और सारे सिस्टम की बात करें, तो भाई जितनी ज़्यादा करंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्पीड से वो ट्रेवल करेगी, है ना। अब वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर दी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक। तो ट्रेवल की तो वो टाइम जो है मान लो 0.5 सेकंड का, वो लैग करने लगता है, लैगिंग होता है वहाँ पे, है ना। वो रिले उसको ट्रिप नहीं करा पाता, ठीक, क्योंकि करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसको सेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस केस में हम एक ऐसा रिले यूज़ करते हैं कि भाई ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो पाए। तो इसके लिए आता है एक हमारा इनवर्स टाइम रिले। कौन सा रिले, इनवर्स टाइम रिले। देखते हैं इनवर्स टाइम रिले क्या है। देखो इनवर्स टाइम रिले कैसे काम करता है हमने पहले भी डिस्कशन किया है। ये है इसका टाइम और ये है इसकी वैल्यू 1/i। आई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जस्ट होप 2000 एम्पियर हो गई, तुरंत ये टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा करंट उतना तेज उसका ऑपरेटिंग टाइम, है ना। जैसे मान लो ई वाले केस में लेते हैं, है ना। ई क्योंकि जनरेटर के सबसे नज़दीक है, तो मान लो आ, ये इस डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉल्ट आई, है ना। यहाँ पे फॉल्ट आई मेरी इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे फॉल्ट आई हुई है इस डिस्टेंस पे, तो इसका ऑपरेटिंग टाइम देखो क्या है, इतना है, ठीक। क्यू के लिए, क्यू के लिए इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या है, इतना है। ये अलग अलग रिलेज के लिए बताया जा रहा है, पी क्यू आर एस, जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे ना 0.5 फिक्स करके रखा था हमने, 1 सेकेंड, फिर किया था 1.5 सेकेंड, है ना, फिर किया था हमने 2 सेकेंड, ठीक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था ये आगे की तरफ बढ़ रहा था,
1.5, ये जो रिले है ये ऑटोमेटिक कर लेता है, जैसा फॉल्ट उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है ना। अब मान लो आर आर के केस में क्या होगा, ठीक, ये डिस्टेंस है आर के लिए यहाँ पे, है ना, इस डिस्टेंस पे फॉल्ट आया हुआ है, ये इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, और जल्दी ट्रिप करेगा। एस के लिए ये डिस्टेंस पे और जल्दी ट्रिप करेगा, ठीक। तो जितना फॉल्ट के नजदीक होगा, जो भी मान लो यहाँ पे फॉल्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट आया है, तो जैसे हम लोग ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, बहुत इजी है। ठीक, लेट्स टेक दिस ग्राफ वन मोर थिंग। ओके, जैसे हम मान लिए कि ये मेरा 0 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम है, वेट अ सेकेंड, ठीक, जैसे ये हमने मान लिया कि ये मेरा क्या है, 0 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये और थोड़ा बढ़ेगा, मान लो 0.5, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, है ना। तो अब हमने माना कि हमारा जो फॉल्ट है वो कुछ इस डिस्टेंस पे आया हुआ है यहाँ पे, है ना। मान लो ये डिस्टेंस थी 1000 किलोमीटर, है ना। ये फॉल्ट आया मेरा 800, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स, है ना। 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये फॉल्ट आया। ये फॉल्ट में भी यहाँ भी आ सकता था अप्रॉक्स 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स, है ना। यहाँ भी आ सकता था अप्रॉक्स 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स, है ना, ठीक। यहाँ भी आ सकता था 900 किलोमीटर, ठीक है, कहीं भी आ सकता था, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज द 800 किलोमीटर पे ये फॉल्ट आया, है ना। तो देखो यहाँ पे अलग अलग रिले लगे हुए हैं, मान लो यहाँ सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, पी क्यू आर एस, सबका ग्राफ है यहाँ पे, पी का भी है, क्यू का भी है, आर का भी है, एस का भी है ना। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आया है तो सबसे पहले किसको ट्रिप करना होगा, क्यू को और आर, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्यू का टाइमिंग क्या है, कुछ ऐसा 3 सेकंड जो हमने माना है ना। और देखो उसी तरह आर का टाइमिंग क्या है, देखो यहाँ करीब, है ना। ये सबसे पहले ट्रिप कर जाएंगे, तुरंत के तुरंत ये क्या कर जाएंगे, ट्रिप कर जाएंगे, ठीक। या हम लोग चलो यहाँ पे फॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में 1000 किलोमीटर मान लिया, ये 1000 किलोमीटर है ना। 1000 किलोमीटर पे फॉल्ट आ गया अचानक से, ठीक। तो सबसे पहले कौन ट्रिप करेगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन ट्रिप करेगा, फॉल्ट यहाँ पे आया है ना। ये ग्राफ मान लो ऐसे जाएगा, ये इसको क्रॉस क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगा, है ना, जहाँ पे ये क्रॉस करेगा, तो ये सबसे पहले कौन ट्रिप करेगा भैया, ये वाला, है ना, ये ट्रिप कर जाएंगे, ठीक। तो जो सबसे नज़दीक होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा रिले लगाया है, इनवर्स टाइम रिले, और ये अपना टाइम खुद डिसाइड करेगा। जैसे हम लोग पहले टाइम डिसाइड करते थे 0.5, 1, 1.5, 2, है ना, ये हमने फिक्स करके रखा था। लेकिन अब इनवर्स टाइम रिले जो आया वो अपना टाइम खुद डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू करंट, करंट की वैल्यू क्या है ना। करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तुरंत का तुरंत ट्रिप कर जाएगा, मान लो करंट की वैल्यू 1000 एम्पियर आ गई, तो ये 1 सेकंड पे ट्रिप कर रहा है। जैसे करंट की वैल्यू 2000 एम्पियर आई, ये तुरंत 0.5 सेकंड पे ट्रिप कर जाएगा, और ज़्यादा आई, ठीक है, ये 0.2 पे ट्रिप कर जाएगा, है ना। तो ये इसकी खूबी है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल फीडर्स, है ना। तो ये एक अलग फीडर की बात की गई है, पैरेलल फीडर्स। हमने जो इसके पहले देखा दैट वाज द रेडियल वन, है ना, रेडियल फीडर था जिसमें जनरेटर से लोड की तरफ बस पावर जा रहा था ओनली वन डायरेक्शन में, है ना। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन में पावर जाती है, दो अलग अलग फीडर्स में पावर जाती है, ये देखना जरूरी है ना, देखते हैं।
तो यहाँ पे दो अलग अलग फीडर्स दिखाए गए हैं, फीडर 2 और फीडर 1। ठीक, ये एक बस बार है और ये एक बस बार है। ये जो बस बार है ये जनरेशन साइड लगा हुआ है ना, जनरेशन साइड लगा हुआ है, और ये जो है ये सब स्टेशन की साइड लगा हुआ है। अब जब हम पैरेलल फीडर की बात करते हैं तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है। जब हम पैरेलल फीडर में ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन देने जाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस साइड जनरेशन हो रहा है वहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा रिले, नॉन डायरेक्शनल। कौन सा रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले। और यहाँ पे कौन सा रिले लगाएंगे, डायरेक्शनल रिले। ठीक, ये सारी बातें आप थ्योरी में लिख सकते हो, है ना। ये सब वहाँ पे थ्योरी में आप शो कर सकते हो कि भाई पैरेलल फीडर में हम ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब स्टेशन की साइड हमने लगाया डायरेक्शनल, इस साइड लगाया हमने नॉन डायरेक्शनल। ठीक, तो फॉल्ट यहाँ पे आई, है ना। अगर ये फॉल्ट इधर भी जा सकती है, ये फॉल्ट इधर भी जा सकती है ना। और ये वाला नॉन डायरेक्शनल है। ठीक, तो ये इसके डायरेक्शन को सेंस नहीं कर पाएगा। मान लो ये किसी भी डायरेक्शन से फॉल्ट आएगा, ये ट्रिप कराएगा, है ना। और इसके डायरेक्शन को सेंस नहीं कर पाएगा। पावर तो मेरा जनरेटर से लोड की तरफ जाना चाहिए, लोड से जनरेटर की तरफ नहीं आना चाहिए, बस ये मेरा मोटो है। ठीक, तो ये सेंस नहीं कर पाएगा, ये फॉल्ट को मान लो आगे बढ़ा दे, ये भी सेंस नहीं कर पाएगा, है ना। अभी जो फॉल्ट है ये फॉल्ट एकदम सीधा इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में नॉर्मली होता है पावर का ट्रांसफर जनरेटर से लोड की तरफ, है ना। ये फॉल्ट इधर से गया, इधर से ट्रेवल करते हुए यहाँ निकला, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि ये वाला जो रिले है दैट इज द डायरेक्शनल वन। ठीक, डायरेक्शनल वन। अब इसको तुरंत पता चल जाएगा कि पावर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। जैसे ये पावर को इसको पता चलेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तुरंत ये सारे सिस्टम को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को ट्रिप कराएगा, है ना। ये वाली जो लाइन है इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, है ना। फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार। वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज द स्क्रीन, है ना। तो अभी जो मेरा पावर है वो किधर से किधर की तरफ फ्लो करना चाहिए, जनरेटर से आपका लोड की तरफ, है ना, जनरेटर से लोड की तरफ। ठीक, अब क्या होगा, जस्ट थिंक दैट कि यहाँ पे पावर में फॉल्ट आया, है ना। तो ये पावर दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक, जैसे ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो वाला मेरा रिले है दैट इज द नॉन डायरेक्शनल वन। ठीक, तो ये सेंस नहीं कर पाएगा फॉल्ट को, ये तुरंत इसको आगे बढ़ा देगा, ये आगे बढ़ेगा, ये भी नॉन डायरेक्शनल है ना, ये आगे बढ़ाएगा। ठीक, जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि अभी इसको पता है कि भाई पावर अगर इस डायरेक्शन में आ रही है जनरेटर से लोड की तरफ, तो ये भी ट्रिप नहीं कराएगा। लेकिन जैसे ये पी वाले के पास पहुंचेगा, ठीक, पी के पास पहुंचा, पी को पता है कि पावर अगर लोड से जनरेशन की तरफ ट्रेवल करने लगे तो तुरंत सिस्टम को क्या करा दो, ट्रिप करा दो। तुरंत ये सिस्टम को ट्रिप कराएगा और ये वाली लाइन मेरी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक, लेकिन फिर भी ये वाली जो लाइन है ये क्या रहेगी, हमेशा ऑन रहेगी। तो इसका एक फायदा है कि भाई पूरे सिस्टम को हमको क्या कर ऑफ नहीं करना पड़ता, सिर्फ जहां पे फॉल्ट आया है, जिस फीडर में फॉल्ट आया है वही फीडर क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिंग मेन सिस्टम। अब रिंग मेन सिस्टम अगर हम याद करें, हमने पहले भी देखा हुआ है, रिंग मेन सिस्टम में बहुत सारी बसेस के साथ अलग अलग सब स्टेशन भी कनेक्टेड हैं, है ना। ये एक सब स्टेशन यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से बस है, आपका ट्रांसमिशन लाइन है ना, फिर एक सब स्टेशन यहाँ कनेक्टेड है। ठीक, तो ये इसमें जितने भी आपके सिस्टम है सारे कनेक्टेड रहेंगे, मे बी कुछ जनरेशन भी कनेक्टेड होगा। ठीक, तो इसमें एकदम सिंपल है, आपका मान लीजिए कहीं भी फॉल्ट आया तो उसका जो नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर होगा तुरंत उसको ट्रिप करा देगा। ठीक, तो इसमें जैसे कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम इज दैट अंडर फॉल्टी कंडीशन पावर फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, है ना। पावर का जो फ्लो है, जैसे फॉल्ट अगर यहाँ पे आएगा तो पावर दोनों तरफ फ्लो करेगी, है ना। ठीक, therefore the protection scheme should possess directional relay to detect the power flow। तो अगर हमको रिंग मेन सिस्टम लगाना है, इन केस हमको रिंग मेन सिस्टम लगाना है ना,
हमको कहीं भी अगर रिंग मेन सिस्टम लगाना है तो हमको उसके लिए कौन सा रिले लगाना पड़ता है? डायरेक्शनल रिले लगाना पड़ता है। ठीक, कि हम अगर मेरा जनरेटर से लोड की तरफ करंट फ्लो कर रही है देन इट इज गुड, लेकिन अगर लोड से जनरेशन की तरफ पावर फ्लो किया तो तुरंत सिस्टम को वो ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट दिखाए गए हैं, जैसे द पावर फ्लो विल बी द फेड फ्रॉम टू द फॉल्ट वाया टू रूट्स। अगर जैसे कि जहाँ पे यहाँ पे फॉल्ट का दिखाया गया है सेक्शन, यहाँ पे जो फॉल्ट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फॉल्ट आया है ना। अब ये फॉल्ट दो अलग अलग रूट से ट्रेवल कर सकता है। पहला जो दिखाया जा रहा है, फ्रॉम जनरेटर जी अराउंड S1 एंड S2, फ्रॉम जनरेटर जी अराउंड S1 एंड S2, ये है ना, या फ्रॉम जनरेटर जी फ्रॉम S4 एंड S3, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अगर हमको यहाँ पे डायरेक्शनल रिले लगा होगा तो तुरंत ये सेंस कर लेगा कि भाई लोड से जो पावर है वो जनरेटर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो तुरंत ये जो नियरेस्ट वाला सर्किट ब्रेकर होगा उसको क्या करा देगा? ट्रिप करा देगा। इट इज क्लियर, जो लास्ट लाइन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। इट इज क्लियर दैट रिले ABCD एज वेल एज JIHG will operate before any other relay operate because of their lower timing lag, है ना। जिसका टाइम लैग सबसे कम होगा वो तुरंत के तुरंत ऑपरेट कर जाएगा और बाद वाला वहीं बैठा रहेगा कि वो और सिस्टम की कंटिन्यूटी को क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए, है ना। तो ये हो गया रिंग मेन सिस्टम का। उसी तरह हम लोग डिस्कशन करते हैं आपका डिफरेंशियल जो प्रोटेक्शन है आपका, जो ट्रांसमिशन लाइन में दिया जाता है, एकदम सिंपल है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम दो अलग अलग सीटीज लेते हैं, या मर्ज पीस प्रोटेक्शन बोले उसको भी, एक बार हम देखेंगे इसके बाद। तो दो अलग अलग सीटीज लेते हैं, सीटीज को एक पायलट वायर से कनेक्ट करते हैं, फिर सीटी इस पायलट वायर के थ्रू, रिले कॉइल के थ्रू यहाँ पे ट्रिप कॉइल के पास पहुंचता है ना। अगर दोनों में करंट सेम है देन देर इज नो इशू। अगर I1 अगर इस सिटी का करंट है, I2 इस सिटी का करंट है, देन नो इशू। लेकिन अगर जैसे ही दोनों में डिफरेंस आता है, यहाँ पे रिले में करंट पहुंच जाती है और मेरा ये ट्रिप कर जाता है। इसको हमने बहुत बार पढ़ा है इस सिलेबस में। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है या मर्ज पीस प्रोटेक्शन है, इसको हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है, तो इसमें कुछ स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। अब अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस ये डिस्टेंस मान लो 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं, दो अलग अलग रिले लगा देते हैं, है ना, दोनों एंड पे, है ना। जैसे एक मान लो पंजाब में है, एक बिहार में है, तो एक बिहार वाले एंड पे लगा दिया, एक पंजाब वाले एंड पे लगा दिया, है ना। दो अलग अलग रिले लगा दिया गया है यहाँ पे पायलट वायर को लेकर के, वहाँ से टैपिंग करके। तो ये अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इस टाइप का कुछ प्रोटेक्शन हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन में एकदम सेम वही कंडीशन है, बस इसमें क्या करना है हमको, अलग अलग फेजेस में, जो ये अलग अलग फेजेस हैं आपके RYB, सब में एक एक सीटी लगा दिया गया। देखिए ये एक सीटी लगा दिया गया और सीटी से पायलट वायर से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। फिर वो रिले के पास गया, फिर वहाँ से ट्रिप किया, वही सेम कंडीशन है। अब किसी भी एक फेज में अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मेरा ये तुरंत के तुरंत ट्रिप कर देगा। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। द पेयर ऑफ CT each line is connected in series with the relay in such a way that under normal condition their secondary voltage are equal and in opposite direction, they balance each other, therefore there is no driving force for circulation of current through the relay coil, है ना। अब मान ले कि अगर एक फॉल्ट आया, सपोज अ फॉल्ट ऑकर्स एट पॉइंट F, है ना, एक फॉल्ट मेरा पॉइंट F पे आ गया है यहाँ पे, है ना, एज द लाइन जो कि शो किया गया है, ठीक है। तो CT1 की करंट CT2 से बढ़ जाएगी, जैसे बढ़ेगी मेरा पायलट वायर में करंट जाने लगेगा और मेरा रिले ट्रिप कर जाएगा, सिंपल सी कहानी है, ठीक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जस्ट थिंक दैट, पहला एडवांटेज है कि दिस सिस्टम प्रोवाइड वेरी फास्ट प्रोटेक्शन अंडर against ground fault. This system can be used for ring main as well as a parallel feeder. तो याद रखें कि रिंग मेन और पैरेलल फीडर्स के लिए हमको कौन सा प्रोटेक्शन देना है? मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस स्कीम वाला प्रोटेक्शन देना है। ड्यू टू वेरी फास्ट प्रोटेक्शन, द अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है ना, बहुत जल्दी उसको ट्रिप करा देता है, इसलिए जो डैमेज होगा वो बहुत कम होगा। डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि हमको जो दोनों सीटीज लगाने हैं दोनों फेज में, वो आइडेंटिकल होने चाहिए, एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना। जितने उसमें टर्न्स वो भी उतनी ही टर्न्स उसमें भी होने चाहिए, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पायलट वायर जो है ना, इफ देर इज अ ब्रेक इन द पायलट वायर में कोई ब्रेक हो गया तो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा,
है ना, तो हमेशा हमको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। द सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव टू द ग्रेटर लेंथ ऑफ पायलट वायर। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है पायलट वायर की तो हमको भाई पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो सबसे बड़ा मैटर है आपका डिफरेंशियल और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है दिस इज द डिस्टेंस प्रोटेक्शन। आज का जो लास्ट टॉपिक होगा ये है हमारा क्या, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, है ना। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है वो आपका जेड पे डिपेंड करता है ना। इम्पीडेंस जो है आपका वो क्या होगा, वी बाई आई, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो वी इक्वल्स टू आई आर, सो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। अगर हम एसी की बात करें तो ये जेड हो जाता है, आपका इम्पीडेंस हो जाता है जिसमें रिएक्टेंस और, है ना। तो ये जो जेड की वैल्यू है, अगर आई की वैल्यू चेंज होगी भाई, अगर आई की वैल्यू मेरी चेंज होगी, है ना, तो जेड की वैल्यू भी चेंज होगी। आई की वैल्यू कब चेंज होगी, आई की वैल्यू तभी चेंज होगी जब वहां पे फॉल्ट आएगा। ठीक, तो ये इसी फेनोमेनन पे काम करता है मेरा डिस्टेंस प्रोटेक्शन, है ना। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको पहले भी देखा हुआ है, ऑलरेडी इसको देखा भी हुआ है। हम लोग रिले और सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो इसमें दो अलग अलग सप्लाई दी जाती है, एक पीटी के थ्रू, एक सीटी के थ्रू, है ना। वी भी जा रहा है इसमें और आई भी जा रहा है ना। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लो आई की वैल्यू ज़्यादा हो गई, है ना, तुरंत ये इधर की तरफ खींच लेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और ये इसकी तरफ खींच लेगा, है ना। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इसकी तरफ खींच लेगा, तो और सर्किट मेरी क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ठीक, अगर कुछ भी डिसबैलेंस हुआ तुरंत ये अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो ये पूरा पूरा डिपेंड करता है आपका इम्पिडेंस पे कि इम्पिडेंस कितना है। अगर इम्पिडेंस मेंटेन है देन इट इज गुड, है ना। अब देखो आर जो है क्या होता है, एल बाई ए होता है ना। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है ना। तो वो सारी भी बातें भी हैं। और आपका जो आर है या जेड जो है वो करंट पे भी डिपेंड करता है कि भाई करंट की वैल्यू कितनी है ना। तो करंट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, मेरा डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है वो काम करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। और आपका जो बस बार प्रोटेक्शन और आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रल अर्थिंग, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स या नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल यहीं तक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर लें, है ना, और अपने नोट्स को क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।